दोपहर के 12 बजे हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद। देखेंगे आप सुपरफास्ट 100। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात आसाराम की। आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम के वकील राम जेठमलानी जिरह पूरी करेंगे, जिसके बाद सरकारी पक्ष को सुनने और जोधपुर पुलिस की केस डायरी देखने के बाद जमानत पर फैसला होगा। जोधपुर हाईकोर्ट में ही आज शिवा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। शिवा आसाराम का बेहद करीबी माना जाता है। आसाराम की छिंदवाड़ा आश्रम की संचालक शिल्पी की अग्रिम जमानत पर भी आज सुनवाई है। शिल्पी अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। शिल्पी पर पीड़ित लड़की को आसाराम तक पहुंचाने का आरोप है। जोधपुर पुलिस ने नाबालिग के रेप के मामले में दूसरे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि शरद चंद्र, शिल्पी और प्रकाश के बारे में उसे पुख्ता जानकारी मिली है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को आसाराम का केस लड़ रहे वकील राम जेठमलानी अजीब दलील देते हुए नजर आए। पीटीआई के मुताबिक जेठमलानी ने कहा कि लड़की को ऐसी बीमारी है जिसमें महिला पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। हालांकि इंडिया न्यूज के कैमरे पर वो इस बात से मुकर गए। कोर्ट को कहा है कि वो बीमारी क्या है। मैं तो समझता हूं कि बड़ी बीमारी है, कोई इसका दिमाग ठीक नहीं है। उधर जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा ने राम जेठमलानी के उन दावों को खारिज किया है जिसमें पीड़ित लड़की को मानसिक रूप से बीमार बताया गया है। पुलिस की जांच में तो जो बच्ची का डॉक्टर्स ने मेडिकल एग्जामिनेशन किया था तो बच्ची मेंटली और फिजिकली स्वस्थ है। किसी तरह की कोई बीमारी बच्ची को नहीं है। नहीं, ये इस तरह के एक बच्चे पे इस तरह के मिथ्या आरोप लगाना गलत है। आसाराम के बेटे नारायण साईं ने कहा है कि ये सारे आरोप झूठे साबित होंगे। साल 2008 के आरोपों की तरफ इशारा करते हुए नारायण साईं ने कहा कि तंत्र मंत्र के आरोपों को खुद अदालत ने गलत माना था। 2008 में लगे आरोप निराधार सिद्ध हुए। ठीक उसी प्रकार ये भी जो आरोप है वो भी हम आशा करते हैं, विश्वास रखते हैं कि ये भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के आश्रम के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। अवैध कब्जे और लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए एक रैली निकाली गई और आश्रम बंद करने की मांग को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। दरअसल छिंदवाड़ा में आसाराम ने 21 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा जमाया है, जबकि खजरी आश्रम में कब्जाए गए 68 एकड़ जमीन को लेकर भी लोगों में गुस्सा है। जिले के कलेक्टर ने अवैध कब्जे को हटाने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी आसाराम के आश्रम पर गाज गिर सकती है। यहां कचहरी में सुनवाई के दौरान बडगांव के लोगों ने आसाराम के आश्रम पर जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान की ओर से सफाई दी गई है। मुजफ्फरनगर हिंसा में मेरा कोई रोल नहीं है, ये कहा है आजम खान ने, और साथ ही ये भी जोड़ा कि अगर जरूरत है तो मेरे कॉल की रिकॉर्ड की जांच करवा ली जाए। दरअसल एक निजी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में मुजफ्फरनगर के पुलिस वालों ने स्वीकार किया था कि आजम खान के कहने पर ही हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ा गया और इसके बाद ही माहौल बिगड़ गया। मुजफ्फरनगर के दौरे पर जा रहे जामा मस्जिद के शाही इमाम को गाजियाबाद में रोक दिया गया। जबरन रोके जाने के बाद अहमद बुखारी आजम खान पर जमकर बरसे। बुखारी ने कहा कि यूपी सरकार ऐसे मंत्री को कंधे पर उठाकर घूम रही है जिसके साथ 4 वोट भी नहीं है। यूपी विधानसभा में सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12:19 तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी विधायक मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर अखिलेश सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से अब तक हुए दंगों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने अखिलेश सरकार के गठन के बाद हुए सभी दंगों की सीबीआई जांच की मांग की थी। इससे पहले मंगलवार को मुजफ्फरनगर हिंसा पर विधानसभा में मचे बवाल को देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सदन में लिखित जवाब दिया। अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि राज्य में पिछले 18 महीने में सिर्फ 3 दंगे हुए हैं। कल बीजेपी नेता उमा भारती भी मुजफ्फरनगर का दौरा करने निकली। अपने समर्थकों के साथ मुजफ्फरनगर जा रही उमा को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इससे गुस्साई उमा भारती अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस बीच नेताओं और मंत्रियों के मुजफ्फरनगर दौरे का सिलसिला जारी है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री ई अहमद ने भी मुजफ्फरनगर का दौरा करके हालात का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर में ई अहमद ने अधिकारियों और लोगों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो चले हैं। प्रशासन ने कर्फ्यू हटा लिया है और अब सेना को भी प्रभावित इलाकों से हटाने की तैयारी है। कर्फ्यू हटने के बाद मुजफ्फरनगर में चहल पहल बढ़ गई है। जनजीवन सामान्य नजर आ रहा है।
बीजेपी नेता हुकुम सिंह दिल्ली में खुलेआम घूम रहे हैं, टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस के सामने नहीं जा रहे। दरअसल मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में हुकुम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और पुलिस को उनकी तलाश है। राजस्थान के एक मंत्री पर रेप का आरोप लगाया है। मंत्री बाबूलाल नागर पर एक महिला निंदा आने के बहाने रेप का आरोप लगाया है। नागर के खिलाफ जयपुर के सोडना थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत के घर गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। रावत के देहरादून वाले आवास पर भोज चल रहा था। इसी भोज में चली गोली जिसमें 2 कांग्रेसी जख्मी हो गए। दरअसल हरक सिंह रावत ने विधानसभा के सत्र से पहले कांग्रेसी विधायकों और मंत्रियों को भोज दिया था। इसी भोज में पहुंचे कांग्रेस के बाहुबली विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने फायरिंग कर दी थी। लश्कर के आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। टुंडा की रिमांड आज खत्म हो रही है। इसके पहले पुलिस मंगलवार को टुंडा को लेकर उसके घर हापुड़ पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम टुंडा को लेकर पिलखुआ के अशोकनगर स्थित उसके घर गई और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 सितंबर तक के लिए एनआईए कस्टडी में भेज दिया है, जबकि उसके साथी असदुल्ला अख्तर को 19 सितंबर तक एनआईए रिमांड पर भेजा गया। सीओ जियाउल हक मर्डर केस में आज सुनवाई होनी है। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट और दूसरे कागजात सौंपने के बाद ये सुनवाई हो रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में कैद वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगन मोहन रेड्डी की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अदालत ने पिछली सुनवाई में सीबीआई को 18 तारीख से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज गणपति बप्पा को धूमधाम से विदा किया जा रहा है। मुंबई में बप्पा के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। समुद्र किनारे भक्तों की भारी भीड़ है। मुंबई में बप्पा की विदाई के लिए पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। मुंबई पुलिस के साथ साथ आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ, बीएसएफ की 98 कंपनियां लगाई गई हैं। मुंबई में विसर्जन के लिए 114 जगह बनाई गई हैं। गणपति विसर्जन के लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी गाड़ी को विसर्जन स्थल तक लेकर ना जाएं। गणपति विसर्जन को देखते हुए 50 रूट बंद कर दिए गए हैं। मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने गिरगांव चौपाटी पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। गिरगांव चौपाटी पर एक एडिशनल सीपी, 3 सीपी, 3 डीसीपी और 3 एसीपी और 60 जवान तैनात किए गए, जबकि गणपति यात्रा वाले रूट पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में किन्नरों ने धूमधाम से गणपति की विदाई की। यहां अमलरेन में किन्नर गजानन की भक्ति में पूरी तरह सराबोर दिखे। अबीर गुलाल उड़ाते हुए गणपति के इन खास भक्तों ने अपने भगवान की विदाई की। जयपुर में आज से मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रायल रन में मेट्रो मानसरोवर से श्यामनगर स्टेशन तक का ये ट्रायल रन होगा। मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर आत्मविश्वास से भरी बीजेपी अब यूपी में मोदी की चुनावी सभाओं की तैयारी में लग गई है। सूत्रों की माने तो नवरात्र के बाद मोदी यूपी में कुल 9 रैलियां कर सकते हैं, जिनमें लखनऊ में होने वाली महारैली भी शामिल है। नक्सली कई राज्यों में जेल पर हमला करने की तैयारी में है। गृह मंत्रालय ने 9 नक्सल प्रभावित राज्यों को अलर्ट भेजा है। मंत्रालय ने उन जेलों के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी करने को कहा है जहां नक्सली नेता कैद हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा ट्रक और बोलेरो की टक्कर के बाद हुआ। गंभीर रूप से जख्मी 4 लोगों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुड़गांव के सदर बाजार में एक दुकान में आग लग गई। आग लगने के बाद धुएं का बड़ा गुबार उठता देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल ने अंग्रेजी अखबार की उस खबर का खंडन किया है जिसमें सचिन तेंदुलकर के 200वें टेस्ट के बाद रिटायरमेंट की बात कही जा रही थी। एक अंग्रेजी अखबार में यह खबर छपी थी कि 200वें टेस्ट के बाद सचिन के करियर पर विचार किया जाएगा। प्याज की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने देश में हाहाकार मचा दिया है। आसमान छूती प्याज की कीमतें एक बार फिर जनता को रुलाने लगी हैं। दिल्ली एनसीआर में प्याज 80 के पार पहुंच गया। आने वाले त्योहारों में दाम और भी बढ़ने के आसार हैं।
प्याज की बढ़ती कीमतें देखते हुए चुनावी मौसम में दिल्ली सरकार फिर सस्ता प्याज बेचने का फैसला कर चुकी है। दिल्ली सरकार की ओर से 55 से 60 रुपए किलो के हिसाब से प्याज बेचा जा रहा है, जिसके लिए शहर शहर में हर जगह 900 से ज्यादा मोबाइल वैन लगाए गए हैं। हरियाणा के भिवानी में प्याज 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं दूसरी सब्जियों की कीमतें भी 3 रुपए तक बढ़ गई हैं। मजे की बात तो यह है कि सेब प्याज से आधे रेट पर मिल रहे हैं। अहमदाबाद के गणेश पंडाल में भक्तों को प्रसाद के तौर पर प्याज बांटा जा रहा है। मणिनगर इलाके के इस पंडाल में गणपति की 11 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। आयोजकों के मुताबिक महंगाई को देखते हुए प्रसाद के तौर पर प्याज बांटने का फैसला लिया गया है। प्याज ही नहीं, कई चीजों के दामों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है। प्याज जहां सबसे ज्यादा 245% महंगा हुआ, वहीं सब्जियों की कीमतों में 78%, मोटे अनाज में 14%, चावल 20%, अंडा मीट मछली 18% और डीजल 28% तक महंगा हो गया है। महंगाई की मार आपकी ज्वेलरी के शौक पर भी पड़ने वाली है। अब सोना भी महंगा होगा। सरकार ने सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। अब ज्वेलरी पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। यह कदम सोने की लगातार बढ़ रही मांग के चलते उठाया गया। बॉलीवुड के ट्विस्टी किंग दिलीप कुमार की तबियत स्थिर बनी हुई है। मुंबई के लीलावती अस्पताल की प्रवक्ता के मुताबिक उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। दिलीप साहब को रविवार की रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लंदन में इंटरनेशनल ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड लेने के बाद अमिताभ बच्चन मुंबई वापस आ गए हैं। देर रात मुंबई पहुंचे अमिताभ से जब ये पूछा गया कि क्या वो दिलीप साहब को देखने लीलावती अस्पताल जाएंगे, इस सवाल पर बिग बी चुप रहे। महाराष्ट्र के नागपुर में 2000 करोड़ का चिटफंड घोटाला सामने आया है। यहां की सूर्या चिटफंड कंपनी ने पैसे डबल और ट्रिपल करने के नाम पर 10 निवेशकों से लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश कराया और उसके बाद फरार हो गई। महाराष्ट्र पुलिस अब श्री सूर्या के संचालक समीर जोशी की तलाश में जुटी है। दरअसल इस कंपनी के खिलाफ निवेशकों ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। लोग अपने पैसे पाने के लिए लाइन में लगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस कंपनी ने बाजार से 5000 करोड़ रुपए कमाए। फरीदाबाद में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना भारत कॉलोनी की है, जहां उसके एक पहचान वाले ने पहले उसे फोन कर बुलाया और फिर दोस्तों के साथ मिलकर उसे गैंगरेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुड़गांव पुलिस ने हाईवे पर गाड़ी लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कई मामलों में पुलिस को इनकी तलाश थी। एनआरआई अनमोल मर्डर केस में उसके दोस्त प्रनील शाह और रिदम गिरहोत्रा के अलावा 2 सुरक्षा गार्डों सुरेंद्र बाली और नरेश मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि माधव भंडारी और शिवांग टिम्बर को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। इससे पहले एनआरआई अनमोल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 4 अनमोल के दोस्त हैं और 2 गार्ड हैं। अनमोल की शुक्रवार रात दिल्ली के कालकाजी इलाके में हत्या कर दी गई थी। करीब 21 साल के एनआरआई अनमोल की मौत का राज बेहद चौंकाने वाला है। पहले अनमोल ने अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, फिर गार्ड्स ने काबू करने के लिए उसकी पिटाई की। ज्यादा खून बहने की वजह से ही उसकी मौत हुई है। हालांकि परिवार वाले अनमोल के इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में बदमाशों ने पूरे परिवार को चाकू मारकर जख्मी कर दिया, लेकिन पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर पुलिस के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। गुड़गांव के बसे इलाके में मजार पर मत्था टेकने गई 28 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला रेवाड़ी की रहने वाली थी और 2 साल से अपने देवर के साथ गुड़गांव में रह रही थी। पुलिस देवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फरीदाबाद के एक सिनेमा हॉल में पुलिस ने छापा मारकर करीब 1 दर्जन नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया है। ये बच्चे फिल्म ग्रैंड मस्ती देख रहे थे। दरअसल इस फिल्म को A ग्रेड मिला है, जिसकी वजह से नाबालिग बच्चों के इस फिल्म को देखने पर पाबंदी है। गोरखपुर में जोर जबरदस्ती का विरोध करने पर बदमाशों ने एक महिला के 3 महीने की मासूम को सड़क पर पटक कर मार डाला। घटना खोराबाड़ थाना इलाके की है। पीड़ित ने अपना दुखड़ा पुलिस को सुनाया, लेकिन पुलिस वालों ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। राजस्थान के सीकर में रेप की शिकार लड़की ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। पीड़ित एडिशनल सीजीएम की अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए गई थी। लड़की ने आरोपियों पर बयान बदलने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया।
असम की राजधानी गुवाहाटी में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि गैंगरेप का आरोप 5 नाबालिग युवकों पर लगा है और ये सभी पीड़ित के पड़ोस में ही रहते हैं। पुलिस इन सभी को कल जुवेनाइल कोर्ट में पेश करेगी। चेन स्नेचिंग को लेकर इंदौर जोन की आईजी क्राइम आशा माथुर ने अजीबोगरीब बयान दिया है। माथुर के मुताबिक महिलाओं के पहनावे के कारण गर्दन का हिस्सा पूरी तरह दिखाई देता है, इसी वजह से बदमाश चेन खींचने में कामयाब हो जाते हैं। जामताड़ा में एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया। मामला नारायणपुर थाना के संगाबांध का है। यूपी के मिर्जापुर में पत्रकारों को पुलिस की बदसलूकी का शिकार होना पड़ा। भर्ती को लेकर यहां एक कंपनी के अधिकारियों से बेरोजगार युवकों की नोकझोंक हो रही थी। इस दौरान न्यूज कवर कर रहे पत्रकारों के साथ पुलिस वाले बदसलूकी करने लगे। यूपी के कुशीनगर में एक बाप ने अपनी बेटी को नहर में फेंककर मारने की कोशिश की। बेटी जन्म से विकलांग थी, जिसके चलते उसके पिता ने उसे नहर में फेंक दिया। लड़की की चीख सुनकर कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। फिलहाल उसका पिता फरार है। यूपी के मुरादाबाद में रहस्यमयी बुखार से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बुखार से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बुखार आसपास के इलाकों में भी फैल रहा है। जिलों में अलर्ट जारी कर शासन से और अधिक चिकित्सा सहायता मांगी गई है। टीम वायरस का पता लगाने में जुटी है। यूपी के हमीरपुर में अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक फौजी के 12 साल के लड़के के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने लड़के का मर्डर कर जंगल में फेंक दिया। शव मिलने के बाद फौजी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। नैनीताल के एक होटल में प्रेमी युगल ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। दोपहर में वेटर के बार बार कहने और आवाज देने पर जब कमरा नहीं खुला तो उसने होटल मैनेजर को सूचना दी। सुरेंद्र और आशा हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया गया। ये जोड़ा करीब 2 दिन पहले ही होटल में आकर रुका था। बाहरी दिल्ली में मेट्रो की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर बुरी तरह मिट्टी धंसने की वजह से घायल हो गए। बादी में मेट्रो के निर्माणाधीन पिलर के लिए मिट्टी खुदाई का काम चल रहा था और इसी दौरान हादसा हुआ। वाराणसी के बीएचयू में जहरीला खाना खाने से एनसीसी के 10 कैडेट बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि खाने में मरी हुई छिपकली गिर गई थी। इसी खाने को खाकर कैडेट्स बीमार पड़ गए। 2 को छोड़कर बाकी कैडेट्स को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। राजस्थान के बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में मरीज ठोकर खाने को मजबूर है। मरीजों की सुनने वाला कोई नहीं। अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। शुक्रवार से ही अस्पताल में एक झगड़े के बाद हालात बिगड़ गए थे, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरी बैठा रहा। डॉक्टरों की हड़ताल के बीच बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की गई। हॉस्पिटल के गार्ड ने बुजुर्ग को सड़क पर फेंक दिया। कलेक्टर के पास गुहार लगाने के बावजूद चुरू के रहने वाले सीनियर सिटीजन का इलाज नहीं हो सका। हरियाणा के पलवल में छात्रों के 2 गुटों के बीच चाकूबाजी में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मोबाइल को लेकर हुए झगड़े में ये चाकूबाजी हुई। बिहार की राजधानी पटना में आयोजित 2 दिवसीय इंडिया क्राफ्ट समिट में देश के कृषि मंत्री सहित देश के कई कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया। कृषि मेले में कई राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचे थे, लेकिन बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह मेले से नदारद रहे। मेले में किसानों को अनाज उत्पादन के अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे दूसरे विकल्पों के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। यूपी के वाराणसी में विदेशी सैलानियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन को आईना दिखाया। यहां गंगा के घाटों पर घूमने आए विदेशी सैलानियों ने जब यहां मलबा देखा तो खुद ही सफाई करने लगे। जयपुर में जैन समाज के श्वेतांबर और दिगंबर पक्ष ने एकता की नई मिसाल पैदा की है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों पक्ष पर्युषण पर्व एक साथ मना रहे हैं। जैन मुनि तरुण सागर की कोशिशों के बाद यह संभव हो सका। उधर लुधियाना मैनेजमेंट एसोसिएशन के 35 साल पूरे होने पर वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूबे के सीएम प्रकाश सिंह बादल मौजूद रहे। अब तक आपने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन के बारे में सुना होगा, लेकिन अब किताबों के लिए भी लोन मिलने लगा है। कानपुर में लगे पुस्तक मेले में 10,000 रुपए से ज्यादा की किताबें खरीदने के लिए लोन दिया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर में शिक्षा विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। यहां के एक सरकारी स्कूल में कंप्यूटर टीचर न होने की वजह से 10 कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने स्कूल को ये कंप्यूटर दिए थे।